चर्चा के तहत आज हमारी बातचीत के केंद्र में संघ है। संघ मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो अपनी स्थापना के वर्ष 2025 में 100 साल पूरे करेगा। पर हम 2023 में बात क्यों कर रहे हैं? बात इसलिए कर रहे हैं कि संघ की सर्वोच्च इकाई की बैठक पिछले 3 दिन से हरियाणा के समालखा में चल रही थी। राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा की इस बैठक में संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी तो थे ही, साथ ही संघ से संबद्ध 34 अनुषंगी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। तकरीबन 1475-76 लोग इसमें मौजूद थे। संघ प्रमुख मोहन भागवत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उन लोगों में शामिल थे जो 3 दिन के लिए इस बैठक के तहत एक कक्ष में बंद रहे, एक परिसर में रहे। ना कोई बाहर से अंदर आ सकता, ना कोई अंदर से बाहर जा सकता। इस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद थी। जब बैठक शुरू हुई उस समय पर सह सरकारवाह मनमोहन वैद्य मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि हम किन किन विषयों पर बात करेंगे। इसमें उन्होंने अलग अलग एजेंडे को बताया था। और आज आखिरी दिन सरकारवाह, जिन्हें महासचिव के तौर पर भी प्रस्तुत किया जाता है, वो आज मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के तहत 3 दिन की बैठक में क्या कुछ हुआ इस पर अपनी सुविधा अनुसार प्रकाश डाला। और इस बातचीत के दौरान ही उन्होंने समलैंगिक विवाह को लेकर अपनी बात रखी, संघ के विस्तार को लेकर अपनी बात रखी, फिर राहुल गांधी को लेकर भी अपनी बात रखी, कांग्रेस को लेकर भी अपनी बात रखी, और साथ साथ आने वाले समय की कार्य योजना को लेकर भी अपनी बात रखी। एक बात जो बड़ी दिलचस्प हो रखी है वो ये है कि 100 साल के इस सफर में ये माना जाता रहा कि संघ से दिशा मिलती रही पहले जनसंघ को और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को। संघ जो बताता था उसके अनुसार पहले जनसंघ और अब भारतीय जनता पार्टी अपने कदम बढ़ाती थी। पर आज जिस प्रकार की भाषा के साथ संघ मीडिया के सम्मुख आया, उससे ऐसा लगता है कि अब भाजपा क्या संघ की दिशा को संचालित करने लगी है। राहुल गांधी के संदर्भ में दत्तात्रेय होसबोले जी ने कहा, राहुल गांधी को अभी परिपक्व होने की जरूरत है। ये तो भाजपा के नेताओं की भाषा थी। उन्होंने अमृतकाल को लेकर भी बात कहा कि अमृतकाल चल रहा है, अगले 25 साल में हम किस तरीके से करेंगे, देश कैसे जाएगा, इसके संदर्भ में हमने तय किया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता इस समय है, उनकी भाषा है। लगातार वो इसी अनुसार बात करते आ रहे हैं। तीसरा, संघ के द्वारा, सरकार द्वारा समलैंगिक विवाह के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट में बात कही गई है, उसके समर्थन के तौर पर बात कही गई। तो क्या वक्त के साथ सत्ता संगठन पर हावी हो रही है? ये सवाल है। महिलाओं के संदर्भ में भागीदारी को लेकर मनमोहन वैद्य पहले दिन बोले थे कि हाँ, इसके संदर्भ में हम विचार कर रहे हैं कि महिलाओं की भूमिका को कैसे बनाया जाए। पर आज होसबोले जी ने कह दिया कि ये बात तो मैंने आपके माध्यम से अखबारों में पढ़ी है, पर इस तरीके की कोई बात नहीं है। महिलाओं के संदर्भ में संघ के दृष्टिकोण में क्या कोई बदलाव आना संभव नहीं है, ये चर्चा का विषय है। एक आखिरी बात जो इसके अंतर्गत निकल कर आ रही है वो ये है, होसबोले जी ने बताया कि हमने 5S पर जोर देने का तय किया है, जिसमें समृद्ध भारत हो, सामर्थ्यशाली भारत हो, समृद्ध भारत हो। अब ये 5S जैसा फॉर्मूला है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का हिस्सा हुआ करता है। कभी वो 5P की बात करते थे, कभी 5G की बात करते थे। अब संघ भी उसी प्रकार की भाषा बोल रहा है। तो इस बदलाव पर हम बात करेंगे। संघ वक्त के साथ कैसे बदल रहा है, देश उसके अनुसार कितना बदल रहा है, और देश को भविष्य में क्या बनाने की बात संघ कह रहा है, ये बात समझने की कोशिश इसलिए करेंगे क्योंकि संघ कोई छोटा मोटा संगठन नहीं है। संघ दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर माना जाता है। और इस संघ से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस कदर थर्राते हैं कि राहुल गांधी विदेश में जाकर संघ को लेकर ही अपनी चिंताएं व्यक्त करते हैं। तो संघ के द्वारा जो कुछ भी तय किया गया है, संघ जिस तरीके से सोच रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ तथ्य परक बातचीत करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि एक सपना किसी चमत्कार से सच नहीं बनता है, यह पसीना, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत लेता है। कॉलिन पॉवेल, मशहूर अमेरिकी राजनेता और कूटनीतिज्ञ, उन्होंने ये बात कही थी। संघ इसकी जीती जागती मिसाल है। विजयदशमी के दिन 1925 में जब संघ की स्थापना हुई, डॉक्टर हेडगेवार जी के नेतृत्व में, तब से लेकर अब तक के 98 साल की यात्रा सतत संघर्ष की, समर्पण की और उसके माध्यम से सफलता की कहानी है। संघ ने
इस देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवाओं के जीवन में बदलाव लाने का भी काम किया और उन्हें इस देश की सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में अपने नजरिए से जोड़ने का काम किया। उस नजरिए को लेकर मतभेद हो सकते हैं, पर इसमें कोई शक की बात नहीं कि देश का एक बड़ा वर्ग संघ की दृष्टि से, संघ के कार्य से और संघ की सोच से प्रभावित रहता है। इसे अपने ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद हैं, साथ साथ संघ के स्वयं सेवक भी हैं। हमारे साथ जितेंद्र तिवारी जी हैं, खालिद संघी है, संघ विचारक के तौर पर उनकी पहचान है, संघ की दृष्टि, संघ की सोच क्या है, इसे हम उनके माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। संघ के कटु आलोचक के तौर पर हमारे साथ में चौधरी राकेश सिंह है, कांग्रेस पार्टी का विचारवान चेहरा है, संघ और भाजपा के संदर्भ में अपने दृष्टिकोण के साथ वो बात रखते हैं, वह भी हमारे साथ है। और इन सब के बीच में जब भी मौका हो खरी खरी कहने का हम उन्हें याद कर लेते हैं। श्रवण जी हमारे साथ है, हम सबके बेहद सम्माननीय है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, देश के प्रखर पत्रकार है और उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है। आप चारों का स्वागत है। संघ पर आज उनकी दृष्टि का हमें बेकरारी से इंतजार है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर चिंतामणि मालवीय जी से करते हैं और उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं। कितने मुग्ध हैं चिंतामणि जी? एक समय जो संघ भाजपा को दिशा देता था, ऐसा महसूस होने लगा कि भाजपा वो इतनी परिपक्व हो गई, भाजपा इतनी समृद्ध हो गई, भाजपा इतनी सामर्थ्यवान हो गई, क्या वो संघ को दिशा देने लगी? भाषा से ऐसा लगा। क्या कहते हैं इस बदलाव के संदर्भ में, अपनी पार्टी की उपलब्धि को लेकर? ये केवल आपका नुक्ता नजर है, आप उस विषय की दूसरे तरह से समीक्षा भर कर रहे हैं। अरे भाई, घटनाएं हैं या जिस तरह का वातावरण है उसको उसी तरह कहा जाएगा। आज 14 मार्च है तो 14 मार्च आप भी कहेंगे, 14 मार्च मैं भी कहूंगा। तो मैं अगर 14 मार्च कहता हूं और आप भी अगर 14 मार्च कह देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मेरे से प्रभावित हो गए। दूसरा ये है कि मौसम में गर्मी बढ़ गई है तो ये आप भी महसूस करेंगे, मैं भी महसूस करूंगा। तो मुद्दों को कौन किस तरह रखता है, समाज के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं। और ये बात तो स्वागत योग्य होना चाहिए कि प्रधानमंत्री भी उस तरह सोचते हैं जिस तरह एक बड़ा संगठन सोचता है। तो ये घोड़े के आगे जो गाड़ी रखने की आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये केवल आपकी समीक्षा है, आपका अपना नजरिया है। अपने नेता के प्रति इतने निर्मम क्यों हो रहे हैं चिंतामणि जी? भाई, हम तो ये उपलब्धि बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की दृष्टि से केवल दुनिया नहीं सोच रही है, देश नहीं सोच रहा है। संघ जैसा संगठन भी अब नरेंद्र मोदी की निगाह से चीजों को देखने लगा है। आपको अपने नेता की ये उपलब्धि भी नहीं भा रही है? कमाल हो गया वाकई, आपको अपने नेता से इतनी शिकायत हो गई? कोई शिकायत का सवाल नहीं। माननीय प्रधानमंत्री भी स्वयंसेवक हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री भी प्रचारक रहे हैं और इसलिए उनका दृष्टिकोण, उनका सोचने का तरीका यदि संघ के सोचने के तरीके से मेल खाता है तो ये कोई नई बात नहीं है जी। तो इसमें कोई एक दूसरे के सामने रखने की ये जो आपका प्रयास है, मुझे तो इसमें बहुत सार नजर नहीं आता कि नहीं संघ भी उसी भाषा में बात करने लगा, उसी शब्दावली बोलने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुद्दे तो मुद्दे, जो तथ्य है उसको तथ्य का विश्लेषण, तथ्य का विवरण उसी तरह देना पड़ेगा और वो भी सवाल के जवाब में। और फिर जाके मेरा आपसे सवाल है कि आप तो बताते हैं कि राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता। दुनिया के सबसे बड़े गैर राजनीतिक संगठन के माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी 3 दिन की बैठक के बाद जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो राहुल गांधी की चिंता करते हैं, राहुल गांधी के बयान पर बयान देते हैं। क्या हो रहा है ये सब? आपकी मदद के लिए माननीय होसबोले जी को आना पड़ रहा है। देखिए, बात सही है कि जब उनको गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी हरकत कोई कर दे, कोई बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, वैसे ही रह रहा हो, जा रहा हो, बात करता हो तो कोई ठीक है भैया, ये तो वैसे ही करता है। लेकिन किसी दिन जाकर के किसी को पत्थर मार दे दुकान पे तो फिर चर्चा होगी। ये जो राहुल गांधी जी ने आज किया है, ये वास्तव में देश की छवि पर पत्थर मारने का काम किया है। बाहर जाकर के बोल रहे हैं हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है और खुद संसद में आते नहीं है। संसद में आप उनकी प्रेजेंस देख लीजिए, वो कभी संसद में प्रस्तुत नहीं होते, कभी क्षेत्र का कोई विषय उन्होंने नहीं उठाया, कभी 0 ओवर में उपस्थित नहीं रहे, कभी किसी बिल पर नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। तो ये कैसा? और बोलते हैं सबसे ज्यादा वही है।
बाहर बोलते हैं, संसद में बोलते नहीं है। तो ये जो वदतो व्याघात है, ये जो समझिए कि कंट्राडिक्टरी उनकी लैंग्वेज है, उनके जो भाषा है, उसको लेकर के तो हर किसी को लगेगा। और जब देश पर आप आक्रमण करने लगे, किसी पार्टी पर, किसी सरकार पर, प्रधानमंत्री पर आक्रमण करते हुए, तो देश के हर नागरिक को उसका प्रतिकार करना चाहिए। और वही एक नागरिक के नाते संघ के सहकारिता ने भी वही किया। तो सरकार वाले को भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से लेने की जरूरत पड़ गई। चिंतामणि जी, आपकी बात का कोई असर नहीं होता लोगों पे। देखिए कितनी अजीब सी बात है ना, आप कहते हैं कि कोई गंभीरता से नहीं लेता, पर अब आप ही बोल रहे हो कि हाँ उन्हें भी गंभीरता से लेना पड़ा। एक और आखिरी बात आपसे, ये संघ ने जो इतनी लोगों को बुलाकर बैठक की, इस बैठक में 3 ही बातें उन्होंने कही। एक, गे मैरिज के संदर्भ में हमारा विरोध है, हम सरकार के फैसले के साथ हैं। दूसरा, राहुल गांधी को परिपक्व होकर बोलना चाहिए। और तीसरा, लोकतंत्र खतरे में होने की बात कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए। आपसे जानना ये चाहता हूं, देश भर से 1450 लोग इकट्ठे होकर केवल इस नतीजे पे पहुंचने के लिए 3 दिन तक बैठे रहे, या इसके अलावा भी कोई और उम्मीद कर सकते थे हम लोग? इस पर थोड़ा दृष्टि दीजिए ना चिंतामणि जी। कोई संदेश आपको मिला हो जो हम तक नहीं पहुंचा हो पर आप तक पहुंचा हो और आपके माध्यम से बाकी देश तक पहुंच जाए। देखिए, संघ जो है वो बहुत परिपक्व संगठन है, उसकी व्यवस्था बहुत परिपक्व है। वहां अंदर क्या विचार हुआ, क्या विचार नहीं हुआ, वो तो एक क्षण भी खराब नहीं करते। तो ये तो तय मानिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी जैसे विषय पर वहां चर्चा हुई हो, मुझे नहीं लगता। ये जो विषय आया है किसी प्रश्न के जवाब में आया है। यद्यपि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा, लेकिन ये जो प्रश्न है किसी जवाब में आया है, तो उसको लेकर के आप ये संघ के विचार का विषय नहीं है कि राहुल गांधी जी क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। ये तो कोई प्रश्न किया, उसका जवाब दिया, तो वो तो उतना भरे, इसमें कई गंभीरता से लेने का भी सवाल नहीं है। प्रश्न तो आपसे भी कुछ करें तो आपको जवाब दे दें, तो वो आपके मुंह में मैं मेरे शब्द नहीं डाल सकता, तो वैसा ही है सर। पर आपने मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया चिंतामणि जी। मैंने जानना चाहा, 3 दिन बैठे, क्या संदेश निकल कर आया, आप तक पहुंचा क्या जो देश को लाभान्वित कर सके? वो राजनीतिक पार्टी नहीं है और वो सामाजिक संगठन है, उसकी ना कोई बाध्यता है क्या विचार करे। उनका तो भाई शाखाएं बढ़ाना है। तो अब इसमें वर्ड्स न्यू, इसमें आपको क्या नया लगेगा? नए नए जो क्षेत्र हैं उसमें काम बढ़ाना है, तो उसमें आपको क्या रुचि हो सकती है, उसमें क्या आपको नया लगेगा? आपको खुद को भी बिठा देंगे अगर वहां पे, तो आप बोर होकर के आ जाएंगे, भैया ये तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो उनकी अपनी पद्धति है, उनके अपने सिद्धांत है, उनकी अपनी व्यवस्था है। बड़ी विचित्र बात चिंतामणि जी ने कह दिया, तो मुझे जितेंद्र तिवारी जी के पास आना पड़ेगा। जितेंद्र तिवारी जी, चिंतामणि जी बता रहे हैं इन बैठकों में आप बैठेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो इस बोर बैठक के संदर्भ में थोड़ा सा आपसे रोशनी मिले। संघ कोई फालतू फालतू संगठन नहीं है, सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। बड़ी गंभीरता से संघ की कार्य पद्धति को लेकर लोगों की निगाह रहती है। आपसे जानना चाहता हूं, संघ के बैठक की शुरुआत में मनमोहन वैद्य जी ने महिलाओं की भागीदारी को लेकर बात कही थी, और 3 दिन बाद जब होसबोले जी आज बात किए तो उन्होंने सिरे से इंकार कर दिया, ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ये तो मीडिया में मैंने खबरों में पढ़ा था। आपसे जानना चाहता हूं, ये महिलाओं को लेकर संघ 100 साल पूरे होने पर भी असमंजस का शिकार क्यों है? इसके संदर्भ में कुछ रोशनी देंगे? मैं समझता हूं हिमांशु जी, बड़ी विनम्रता से कहूं, आप संपादक हैं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि संघ किसी असमंजस में है। मुझे लगता है कि मीडिया और कुछ और लोग थोड़ा असमंजस में रहते हैं कि संघ क्या करता है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि चिंतामणि जी बहुत दूर बैठे और वो ना वो समालखा गए ना कहीं गए, लेकिन उनको समझ में आया कि संघ एक भी मिनट बर्बाद नहीं करता फालतू की बातों पे, राहुल गांधी या इन चीजों पर। और उन्होंने कहा कि जरूर किसी सवाल के जवाब में कहा होगा। सच्चाई भी यही है, क्योंकि मैं उस मीडिया की प्रेस मीडिया में मौजूद था। सवालों के जवाब में ये महिला और वगैरह की बातें आई हैं। संघ ने जो कहा है 3 दिन की बैठक में 1478 लोग बैठकर जिन्होंने ये प्रस्ताव पारित किया, आपके पास पहुंच गया होगा, उसकी ये प्रस्ताव आपके सामने है। और तत्व ये निकल के आया कि स्व आधारित राष्ट्र के नवोत्थान का संकल्प लें। स्व आधारित यानी कि जो पूरा समाज है, संघ जो है वो पहले ही कहता है कि हम अलग कोई संगठन नहीं है, समाज के अंदर संघ कोई संगठन नहीं है। समाज का संगठन करने के लिए हम काम करते हैं, पूर्णकालिक भी करते हैं, पारिवारिक भी करते हैं। पारिवारिक समाज सेवकों की जो महिलाएं हैं उनके लिए राष्ट्र सेविका समिति आज से नहीं, संघ की स्थापना हुई 1925 में। 1936 से राष्ट्र सेविका समिति है, जानकारी है इसके संदर्भ में कोई काम कर रहा है।
हमारे प्रचार विभाग की प्रमुख महिलाएं हैं, हमारे परिवार प्रबोधन की प्रमुख महिलाएं हैं, उनकी बैठक में भागीदारी थी, वे भी बैठक में सम्मिलित थी। तो संघ पूरे समाज को साथ लेकर चलता है, अलग अलग वर्गों की भी चिंता करता है, हर वर्ग की चिंता करता है। इसलिए संघ को यह मान के चलना कि इतना बड़ा संगठन किसी एक बड़े तबके को छोड़ के चलता होगा, आपकी जानकारी के लिए संघ के अंदर संवाद करने के लिए जो उसके धुर विरोधी हैं, यानी मुस्लिम समाज भी और ईसाई समाज भी, उनसे भी हम संवाद करते हैं, उनका भी संगठन करने के लिए राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़कर उनको अपने साथ लाने का प्रयास करते हैं। तो हम किसी महिला एक वर्ग को कैसे छोड़ सकते हैं? तो उनकी सबकी भूमिका है, इसको हिमांशु जी थोड़ा समझना चाहिए। जी, मैं आपको एक हिस्सा सुनवाता हूं मनमोहन वैद्य जी का, और उसके बाद में फिर आपसे आगे की बातचीत करता हूं। एक बार सुनिए मनमोहन वैद्य जी पहले दिन जब बैठक थी उस दिन मीडिया से क्या बोले। हमें महिलाओं को जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? हाँ, विचार हो रहा है, और कम से कम प्रबोधनात्मक कार्यक्रम उनका सहभाग हो, इस प्रकार का विचार चल रहा है। यहाँ इस बैठक के बाद आपको सरकार इसके बारे में जानकारी देंगे। अब माननीय तिवारी जी मनमोहन वैद्य जी हैं, महिलाओं के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, उनकी भूमिका के संदर्भ में विचार कर रहे हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे, वैद्य जी कह रहे हैं। और होसबोले जी ने आज इंकार कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं। थोड़ा स्पष्ट करेंगे? आप सुन लीजिए हिमांशु जी, कोई इनकार नहीं किया है। उन्होंने ये कहा कि इस तरह का विषय हमारी चर्चा के केंद्र में नहीं था। हमारा तो चर्चा महिलाएं वैसे ही सम्मिलित रहती है, मैंने आपको पहले बताया। अभी भी ये तय किया है कि कोविड के दिनों में जो पे लगती थी, फोन पर लगती थी, उससे ये ध्यान में आया कि पूरे परिवार को जोड़कर कुछ कार्यक्रम करना चाहिए। सर कार्यवाह ने आज भी कहा कि प्रत्येक 3 माह में एक परिवार मिलन करके संघ की शाखा के स्थान पे पूरे परिवार को साथ आना चाहिए जी, महिलाओं को, बच्चे को, सबको आना चाहिए। और दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, संघ की जो कार्यप्रणाली है जी, आप बताइए कि संघ की शाखा जो सुबह 5:30, 6 बजे, 7 बजे लगती है, उसमें निक्कर पहन के खेलने कूदने पुरुष वर्ग आते हैं। क्या उस शाखा पर ही महिलाओं को आने से आपको लगता है कि यही साहब वो मतलब दो आप क्रिकेट खेलते हैं तो महिला टीम अलग है, पुरुष टीम अलग है, आप कहें मिक्स टीम बनाइए, इसका कोई अर्थ है क्या? भाई मेरा सवाल मेरे द्वारा तो है नहीं, संघ क्या दृष्टि रख रहा है इसको लेकर अपन चर्चा कर रहे हैं। आपके माध्यम से आपकी सोच, आपकी दृष्टि दर्शकों तक पहुंच रही है, आप अपना नजरिया रख रहे हैं। आप मुझे नहीं जाने पर क्यों ले रहे? मैंने थोड़ी कहा कि महिलाओं को नहीं जोड़ते आप। आपसे सिर्फ इतना जानना चाहा कि महिलाओं की भूमिका को लेकर विमर्श की बात मनमोहन वैद्य जी ने कही थी, ओसबोले जी ने आज मना किया कि नहीं ऐसा कोई विषय नहीं था। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि महिलाओं के संदर्भ में किस तरीके से संघ आगे कार्य करने वाला है। 100 साल पूरे हो रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में महिलाओं की भूमिका को लेकर संघ पर सवाल उठते हैं, इसका कोई उत्तर संघ ने इस बैठक में खोजा है? संघ ने कोई कार्यप्रणाली तय की है? इसको लेकर सवाल है। उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से उन जिज्ञासाओं का समाधान होगा। आप जैसा विचारवान व्यक्ति मौजूद है, इसका लाभ तो मिलना चाहिए ना दर्शकों को। देखिए, संघ प्रारंभ से ही पूरे समाज को साथ लेके चलता है। महिलाएं परिवार का और समाज का बहुत बड़ा हिस्सा हैं। संघ की कार्यप्रणाली में राष्ट्र सेविका समिति पहले से ही पूरी महिलाओं के लिए कार्य करती है। इसके अतिरिक्त समाज प्रबोधन से छोड़कर परिवार चलाने से लेकर और पूरे संगठन चलाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर होती नहीं तो जिन परिवारों से पुरुष संगठनों में आ रहे हैं वे आ नहीं रहे होते और संघ का इतना विस्तार नहीं हो रहा होता। मेरा एक सवाल है जितेंद्र जी, ये जो आप बहुत जोर दे रहे हैं राष्ट्र सेविका समिति पे, उसके संदर्भ में आंकड़ा बताता है कि देश भर में 2700 शाखाएं लगती है राष्ट्र सेविका समिति की, और उसके माध्यम से 55,000 सेविकाएं संबद्ध है। क्या संतुष्ट हैं आप इस आंकड़े से? माननीय होसबोले जी और मनमोहन वैद्य जी ने बताया कि 68,000 से ज्यादा शाखाएं हैं देश भर में संघ की, और एक साल में लक्ष्य 1 लाख शाखाओं तक पहुंचने का है। तो एक तरफ 1 लाख शाखाएं का लक्ष्य, 68,000 की वर्तमान मौजूदगी, और जिनकी आबादी में आधी हिस्सेदारी है उनके संदर्भ में काम केवल 2700 शाखाओं और 55,000 सेविकाओं। क्या जितेंद्र जी वाकई संघ को नहीं लगता कि इस दिशा में काम करने की ज्यादा जरूरत है? महिलाओं को जोड़ने के संदर्भ में ज्यादा जरूरत है, महिलाओं की भूमिका उसकी अहमियत पर आप इतना जोर देते हैं, क्यों नहीं राष्ट्र सेविका समिति के साथ उतनी संख्या में महिलाएं जुड़ रही हैं? कहां चूक रहे हैं?
बहुत अच्छी बात है हिमांशु जी, आपने होमवर्क करके रखा। तो एक बात तो तय हो गई कि राष्ट्र सेविका समिति यानी संघ कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए काम करता है, और 2700 शाखाएं हैं या 55,000 उनके लोग हैं, ये भी एक आपने चलिए सामने लाके रखा। बात ये है कि महिला अपना संगठन स्वयं करती है। जी। हमारे यहाँ दोनों सभी संगठन स्वतंत्र हैं, हम उनके बीच में काम में दखल नहीं देते। हाँ, जैसे वो परामर्श मांगने आते हैं वो हम परामर्श देते हैं। महिलाओं के साथ एक थोड़ी सी कठिनाई ये होती है कि जब वो पढ़ लिख के तैयार होकर कुछ करने की स्थिति में आती हैं, कई बार वो कार्यकर्ता तैयार होने के बाद दूसरे परिवार में विवाह होकर चले जाते हैं, तो उनको कठिनाई होती है पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, और फिर वो बाद में दोबारा कभी सक्रिय होते हैं। कुछ जिन परिवारों में जाती हैं वो अगर संघ परिवार नहीं है तो वहां वो काम करने से चूक जाती हैं। आप भी जानते हैं, अगर आप समानता की बात करते हैं, हमारे घर में हमारे, आप भी एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली से आते होंगे, कितनी प्रतिशत हम लोग उनके सार्वजनिक भागीदारी करते हैं, वहां कोई चर्चा आप नहीं करते। संघ से सवाल उठते हैं कि भाई संघ उनको बिल्कुल बराबर में क्यों नहीं खड़ा कर रहा। आप 14 घंटे बाहर रहते हैं तो कोई सवाल नहीं, 14 घंटे महिला बाहर रहे परिवार चलेगा? नहीं चल सकता। तो उनकी भी जिम्मेदारी है, वो करते हैं। हमने आपको बताया कि सीधे सीधे सड़क पे आके रूट मार्च करना। जी, आपसे एक सवाल है मेरा, आप इस बात पे नाराज क्यों हो रहे हैं कि हमसे सवाल करते हैं? अगर समाज की संघ से अपेक्षा है, गुनाह है, गलती है, भूल है, अगर आपको इस योग्य मान रहे हैं, आप समाज निर्माण के संदर्भ में अपने आप को संबद्ध बताते हैं, आप नव निर्माण के लिए प्रयत्नशील बताते हैं, आपकी बात पे भरोसा करते हुए आपसे अपेक्षा कर ले रहे हैं, आधी आबादी के संदर्भ में चिंताएं साझा कर ले रहे हैं, गलती कर दे रहे हैं, क्या आपको हमारे साथ में खड़ा होना चाहिए कि आप ठीक कर रहे हैं, इस माहौल को बदलने की जरूरत है, इस पर काम करने की जरूरत है? आप तो नाराज हो जा रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं है। हम कह रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितने बड़े कार्य कर रहा है, और जिसकी बात उन्होंने कही कि आम देश को, समाज को कहां ले जाना चाह रहे हैं, हम चर्चा को अगर उस दिशा में ले जाएं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना बड़ा संगठन और अगले अपने सामाजिक समरसता के लिए कुटुंब प्रबोधन आखिर क्या है। आज के प्रस्ताव जो आपने 5 एस कहे, क्षमा करें, वो 5 कोई एस नहीं है, ना कोई नरेंद्र मोदी जी का फार्मूला है, और जिससे आपने शुरुआत की उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका नजरिया है, हमारे पहले लोगों ने भी कहा। हमने उसमें दूसरा विषय रखा है, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब प्रबोधन क्या है कि हमारी जो पारिवारिक व्यवस्था है वो पिछले कुछ दिनों में किन्हीं भी कारणों से लोग अलग अलग रहने लगे, ज्वाइंट फैमिली नहीं रह पाई, नौकरी वजह है, और भी कुछ कारण है, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, कोई भी कारण हो, हमारी जो पहचान भारतीय संस्कृति की है वो कुटुंब से है, हमारी परिवार व्यवस्था से। अब हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं परिवार व्यवस्था से, तो ये भी तो महिलाओं से जुड़ा हुआ कार्य है। तो कुटुंब के माध्यम से काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के संदर्भ में ही हम काम कर रहे हैं। काफी विस्तार से बताने की कोशिश की जितेंद्र जी ने हमारे उन जिज्ञासाओं के संदर्भ में, पर उनके द्वारा बताए गए ये तमाम काम चौधरी राकेश सिंह को कितना चिंतित कर गए समाज की दृष्टि से और उनके राजनीतिक दल की दृष्टि से। क्योंकि संघ बैठता है, कांग्रेस की चूल्हे हिलने लगती है। राहुल गांधी तो घबराए हुए हैं, उन्हें तो मुस्लिम ब्रदरहुड और संघ में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। वो संगठन जो समाज के लिए, देश के लिए समर्पित है, उसकी तुलना वो मुस्लिम ब्रदरहुड से कर लेते हैं। तो चौधरी राकेश सिंह 3 दिन बैठे, संघ के तमाम दिग्गज, 68,000 में आपको हिला रखा है, अब 1 लाख करने वाले शाखाओं की संख्या, नींद आएगी? डॉक्टर साहब, आपने पहले ही विषय जब रखा था तभी आपने कहा था कि संघ अपनी संस्कृति और अपने विचारों को ज्यादा फैलाना चाहता। जी, हम लोग भारतवर्ष के जो मूल निवासी हैं वो सनातन परंपरा के तोड़ने वाले हैं, सनातन परंपरा को मानने वाले हैं। जी, हम कृष्ण की विचारधारा को और कृष्ण के विचारों को जीवन जीने वाले हैं, भगवान राम को जीवन जीने वाले हैं। और जहां तक मेरे भाई चिंतामणि जी कह रहे थे कि लोकतंत्र पे और इस पे, तो मैं आरएसएस की पुस्तक पढ़ता रहता हूं। अब भगवान जाने वो कब उसको खारिज कर देते हैं, कब उसको नहीं मानते हैं। तो उन्होंने तो ये कहा है पुस्तक में, गोलवलकर जी ने, कि भारत का संविधान कुत्ते बिल्लियों के लिए है। तो मुझे तो वो शब्द इतने घिनौने लगते हैं कि मुझे ये लगता है कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों हूं कि एक ऐसा विचारक इतने गंदे शब्द इस्तेमाल करे इस देश के संविधान के लिए,
और वो ये कहे कि ये तिरंगा तो खत्म कर देना चाहिए, या तो वो पुस्तक खारिज कर दे आरएसएस, ये कहे कि भाई अब इस पुस्तक में कोई हमारा लेना देना नहीं है, जो 1939 में लिखी गई, 1946 में उसका दूसरा संस्करण लिखा गया। मूल बात पे मैं आता हूं। मैं थोड़ा सा रोकता हूं आपको विनम्रता के साथ में। चौधरी राकेश सिंह जी, आप बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं और आपने बताया कि संविधान के संदर्भ में ऐसा लिखा है, पर आपने जो संदर्भ दिया उस पर मेरी आपत्ति है। इतिहास मैंने पढ़ा है, वो इतिहास ये बताता है कि 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। किताब आपने 1936 की बताई और उसके बाद में 1946 में उसका दोबारा संस्करण बताया। जो संविधान अस्तित्व में ही नहीं आया उसको लेकर आपने मुझे गुरुजी को लेकर इतने शब्द बोल दिए। थोड़ा दृष्टि मिल जाए आपसे, हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो जाएगा। 1949 में संविधान बनने के बाद डॉक्टर साहब 1950 में संविधान सभा की सभा में नोट लिखा गोलवलकर जी ने, और उसमें ये शब्द लिखे, मैंने जो पुस्तक में पढ़े हैं। और ऐसा नहीं, गोलवलकर जी जब तक जीवित रहे 1961 तक उन्होंने यही भाषण दिया। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर रहना है, नागरिकता लेनी है, तो हमारी संस्कृति अपनानी पड़ेगी, हमारे मेले करने पड़ेंगे। आप इस देश के, मैं आता हूं जितेंद्र जी आपके पास में, एक बार चौधरी राकेश सिंह जी की बात पूरी हो जाए। मैं आता हूं जितेंद्र जी आपके पास में। जी चौधरी जी पूरी कर ले अपनी बात। सुनना चाहे तो सुन ले जितेंद्र जी को। नहीं आप पहले अपनी बात पूरी कर ले, मैं फिर जाऊंगा ना जितेंद्र जी के पास। मैं मूल बात पे इस पे आ रहा हूं। आपने इस पे विषय जो रखा है कि वर्तमान में जो सरकार है, अब जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, उनसे भी इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये उनके निजी विचार हैं, हमारी सरकार के विचार नहीं है, ना ही सरकार इस पर अमल करती है। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफी सॉफ्ट राजनीतिक व्यक्ति और सॉफ्ट जो हिंदुत्व का अनुयायी मानता हूं, और उन्होंने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि इतनी कट्टरपंथी बातें हम स्वीकार करें आरएसएस। जहां तक आपने बात की है आरएसएस महिलाओं को क्यों नहीं आगे कर रही, वो कह रहे हैं हम कुटुंब परिचय कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि चाहे आरएसएस हो, चाहे जनसंघ रहा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो, एक सदी के 75 वर्ष बीत गए और 100 वर्ष मनाने जा रहा है आरएसएस हिंदुस्तान में। कोई महिला को कभी राष्ट्र प्रमुख, संगठन प्रमुख बनाया? जनसंघ ने कभी संगठन प्रमुख बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने इतने वर्षों शासन करने के बाद, इतने राजनीतिक दल होने के बाद, आप कहोगे विश्व का सबसे बड़ा संगठन, लेकिन मानसिकता बहुत छोटी कि कभी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, कभी उसको इज्जत नहीं बख्शी कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व करे, बन के नेतृत्व। आपको इस बात की बहुत शिकायत है ना चौधरी राकेश सिंह जी कि 1932 से भारत ने क्रिकेट खेलना शुरू किया और भारत की पुरुष टीम का कैप्टन कभी कोई महिला नहीं बनी। ऐसी शिकायत आपको संघ के संदर्भ में है? इस बात पे आप बहुत नाराज हैं कि ये कैसा देश है कि देखिए मेंस हॉकी टीम या मेंस क्रिकेट टीम का कैप्टन आज तक किसी महिला को नहीं बना सके। कुछ ऐसा ही संघ के संदर्भ में है? ना कदापि नहीं। क्रिकेट टीम ने कभी ये नहीं कहा कि वो महिलाओं को भी आगे करेगा। संघ ये कहता है कि मैं बराबर की हिस्सेदारी देता हूं, और आप 50% की जनसंख्या को आप दरकिनार कर रहे हो, उसको आप अवॉइड कर रहे हो। राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से उसकी तो प्रमुख महिला ही होती है चौधरी राकेश सिंह जी। संगठन के स्वरूप को पूरी तरीके से समझना पड़ेगा। अब लोग आपसे शिकायत करते हैं कि महिला कांग्रेस का अध्यक्ष आज तक कोई पुरुष क्यों नहीं बना और उसे बड़ी गंभीरता से ले लिया जाए, ये संभव है क्या? संघ की प्रक्रिया के अंतर्गत जितेंद्र जी ने भी बताया, इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है कि भाई एक राष्ट्र सेविका समिति है जो महिलाओं के संदर्भ में वैसे ही काम करती है जैसे संघ पुरुषों के संदर्भ में काम करता है। तो ये बात तो हमें समझनी होगी। या चूंकि राहुल गांधी ने कभी ये सवाल उठा दिया तो आपको लगता है चूंकि राहुल जी ने उठा दिया तो आपको उस सवाल के साथ बने रहना है, चाहे जितेंद्र जी या चिंतामणि जी या बाकी लोग कितना ही आपको तथ्य के साथ बता दे कि भाई हमारी संरचना ये है। ऐतराज है आपको? मुझे कतई ऐतराज नहीं है। अगर आप ये कहेंगे हम सबको लेके चलने वाले हैं समाज में, जी, तो मुझे ऐतराज जी। और मैं ये नहीं कह रहा हूं आप नहीं रखना चाहते महिलाओं को, मत रखो, आपकी छोटी मानसिकता है। आप आधी आबादी को आप अलग करना चाहते हो, और आप ये स्वीकार कर लो कि ये सिर्फ पुरुषों का संगठन है आरएसएस जी, ये सिर्फ पुरुषों के लिए ही काम करेगा। हम आधी आबादी आप स्वीकार कर लो। चौधरी राकेश सिंह जी कह रहे हैं जितेंद्र तिवारी जी को हस्तक्षेप कर जा रहे थे, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और उसके बाद में श्रवण जी के पास चलते हैं। जी जितेंद्र जी। क्षमा कीजिए, मैं किसी को यहाँ मैं बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ चौधरी साहब जी, लेकिन आप जब राष्ट्रीय चैनल पे बैठते हैं तो एक तो
हमारे आपके जो प्रस्तोता है उन्होंने ही बताया। और दूसरा, जिस नोट की बात कर रहे हैं, गुरुजी का संविधान सभा से क्या लेना देना है साहब? गुरुजी कहां से संविधान सभा में नोट लिखने लगे? कृपया करके संघ को समझना है तो उसको ठीक से आपने पहले कहा, मैं पढ़ता हूं इसलिए विनम्रता से हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ठीक से पढ़िए। संघ जिस दिन समझ में आ जाएगा सारी भ्रांतियां आपकी दूर हो जाएंगी। और महिलाओं के बारे में आपसे फिर कह रहा हूं, हम पूरे समाज का, सारे समाज का, पूरा समाज, वो चाहे भारत में रहने वाला कोई समाज हो, हम सबका संगठन करते हैं, सबको वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सबको अपना मानते हैं। जो हमारे विरोधी है उनको भी अपना मानते हैं, लेकिन हर कार्यक्रम की एक संरचना होती है, किसके लिए कार्यक्रम करना। अब दिल्ली में गाड़ियां लोहारों के लिए काम कर रहे हैं, हम झुग्गी बस्तियों में काम कर रहे हैं, हम जहां भी काम करते हैं उनके उनके वर्ग होते हैं, उन्हीं में से हम उनका नेतृत्व उभारते हैं, उनसे कहते हैं आपके बीच में से आपका नेतृत्व आना चाहिए। जी जरूर दिखाइए दिखाइए। जी चौधरी राकेश सिंह जी, थोड़ा स्पष्ट कर दे आप जो दिखा रहे हैं, क्योंकि वो केवल चित्र दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। डॉक्टर एम.एस. गोलवलकर की पुस्तक है जी डॉक्टर साहब जी, और ये है पुस्तक हम या हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा, और 1961 तक के उनके वक्तव्य इसमें दिए हुए हैं जी। और ये मैं उन्हीं की भाषा को इसमें पढ़ के बोल रहा हूं। उन्होंने कहा है भारत का संविधान कुत्ते बिल्लियों के लायक भी नहीं। उन्होंने ये कहा कि ये तिरंगा झंडा अशुभ है और इसको नहीं मानना चाहिए। और जब इन्होंने ही ये कहा कि मैं लोकतंत्र पे नहीं, मैं हिटलर पे विश्वास करता हूं, और क्यों नहीं हम हिटलर की परंपरा को हिंदुस्तान में लागू करें, और वही लागू करने की परंपरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वही आरएसएस कर रहा है, वही आरएसएस कर रहा है। जी जितेंद्र जी, करिए, पुस्तक कोट करिए, पुस्तक का दिखाइए, ऐसा बोला है। अपने अपनी बात मत बोलिए। मैं अपनी बात नहीं बोल रहा हूं, वो लाइन पढ़ी, वो लाइन बोलिए जो वहां लिखी है। कभी भी संघ ने तिरंगा का अपमान नहीं किया, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कभी भी नहीं कहा। ये जरूर कहा कि झंडा सभा ने भगवा ध्वज को राष्ट्र का प्रतीक माना था, लेकिन बाद में बदलकर तिरंगा अपनाया, और जिस दिन से तिरंगा अपनाया हमने उसका पूरा सम्मान किया है। कभी भी संविधान का, तिरंगा का कोई अपमान न संघ ने किया, संघ का प्रमुख तो कभी नहीं करेगा, ये दावे के साथ। तो ये जितेंद्र जी ने अपनी तरफ से बात कर दी। मैं दोबारा चरण में चौधरी राकेश सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन मेरे पास विस्तार लेने के लिए अभी श्रवण जी है, और श्रवण जी आपसे जानना ये चाहता हूं, संघ के कार्यों के संदर्भ में दो स्थितियां देश में बनती है। संघ अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन के तौर पर प्रस्तुत करता है, सामाजिक संगठन के तौर पर प्रस्तुत करता है, पर देश का वातावरण ऐसा है कि संघ के कार्य को राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाता है। बैठक प्रतिनिधि सभा की लोगों को जानने में दिलचस्पी यह है कि 2024 का चुनाव संघ किस तरीके से लड़वाएगा भाजपा को। आप तो इतने वर्षों से संघ और भाजपा की जुगलबंदी, या उससे पहले संघ और जनसंघ की जुगलबंदी को देखते आ रहे हैं, कुछ बदलाव महसूस कर रहे हैं। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि संघ से भाजपा को दिशा मिलती थी, ऐसा लग रहा है कि अब भाजपा से संघ को दिशा मिल रही है। क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, मैं 34 मिनट से सुन रहा था जी पूरी बातचीत, और मुझे लगा कि मैं एक गलत जगह फंस गया हूँ जी, और इस वार्तालाप का मैं हिस्सा मुझे बनना ही नहीं चाहिए, और या फिर मेरी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है जी। आपके जितने वक्तव्य हैं हिमांशु जी सब गलत हैं जी समाज की संघ से कोई अपेक्षा नहीं है जी। आप जो कह रहे हैं कि संघ से अपेक्षा है, समाज के लिए संघ एग्जिस्ट नहीं करता है जी। आप मुझे ये बताइए, आपने राष्ट्रीय सेविका समिति के आंकड़े दिए, उनकी शाखाओं के आंकड़े दिए। देश में 60,000 शाखाएं हैं और 1 लाख शाखाएं 2025 तक हो जाएंगी। जो महिलाएं सड़क पर चलती हैं, जिनकी इज्जत लूटी जाती है, जिनके बलात्कार होते हैं, जिनका अपहरण होता है सरेआम, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, उस समय संघ कहां होता है?
राष्ट्रीय सेविका समिति कहां होती है? 2011 से 2021 के बीच में 87% अपराध बढ़े हैं देश में, और इसमें सब तरह के अपराध हैं। मेरे को क्या करना, संघ वहां क्या विचार कर रहा है? कल से तो आप हिमांशु जी पूछेंगे कि संघ की बैठक में जेपी नड्डा का, बीएल संतोष का, वीएचपी का क्या काम है, वो क्यों बैठे हुए हैं वहां, और आप मुझसे पूछेंगे कि आपका क्या विचार है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? संघ का कहना पूरे परिवार को लेकर चलना चाहता है। वो पूरे परिवार में इस देश के 20 करोड़ 25 करोड़ मुसलमान शामिल नहीं है, ईसाई शामिल नहीं है, सिख शामिल नहीं है, दलित शामिल नहीं है, पिछड़े वर्ग के लोग शामिल नहीं है। आप पूछेंगे मुझसे मेरे क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं संघ के बारे में। मैं पिछले 75 सालों से, या जब से होश संभाला 60 सालों से कहूं, 55 सालों से देख रहा हूं, और पत्रकार के रूप में देख रहा हूं। जो आज देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के तौर पर, ये बहस चल रही है जी पूरे के पूरे एकेडमिक वर्ल्ड में कि संघ का राजनीति में प्रवेश और राजनीतिक विषयों पर प्रवेश क्यों होना चाहिए, जब संघ के संविधान में नहीं है, संघ की परिभाषा में नहीं है, गैर राजनीतिक संगठन आप मान रहे हैं, तो संघ का क्या लेना देना है कि मोहन भागवत मुसलमानों के डीएनए के बारे में बात करें और रिजर्वेशन के बारे में बात करें और राहुल गांधी के बारे में बात करें। अब जो है हिमांशु जी, संघ ही भाजपा है, राष्ट्रीय भारतीय जनता संघ पार्टी नहीं है। चुनाव हो रहे हैं 2024 में, आप जरा सोचिए, और 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं। दांव पर क्या लगा ये सोचिए आप। ये जो बहस चल रही है वहां प्रतिनिधि सभा की, और जो आप ये 6S को जो बता रहे हैं, स्व आधारित राष्ट्र के संकल्प के लिए संकल्प लें, और आपने कहा कि नरेंद्र मोदी 5G की बात करते हैं, तो संघ आगे जाके कितने S की बात करता है। हमारी रुचि नहीं है, देश की रुचि नहीं है, वो उसकी रुचि कांग्रेस सेवा दल में भी नहीं है। हमें क्या करना कि संघ क्या कर रहा है वहां हरियाणा के समालखा में बैठकर। मोहन भागवत 50 सब्जेक्ट्स पर रोज विचार देते हैं और रोज बदलते हैं। मुसलमानों, वो कहा गया है, आप पढ़िए अभी जो मैं पढ़ रहा था, कि अगर मुसलमान लोग या ईसाई लोग हमसे बात करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो हम इंटरेक्शन के लिए तैयार हैं। अरे भाई, ये कोई आतंकवादी है कि वो कश्मीर के, कि वो आतंकवादी हमसे बात करेंगे तो हम आपसे बात करने को तैयार हैं। कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, कि उनसे वो बात करें। वो देश के नागरिक हैं, वो सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी है। मैं उनको माइनॉरिटी नहीं कह रहा हूं, माइनॉरिटी शब्द का तो इस्तेमाल आप कर रहे हैं। तो संघ का एजेंडा बिल्कुल साफ है, और देश का जो नागरिक है, समझदार नागरिक है, उसके मन में कोई गफलत नहीं है। जी चौधरी राकेश सिंह को गफलत हो सकती है कि वो गोलवलकर की किताब लेके आए, मुझे कोई गफलत नहीं है। मेरे पास, मेरे ये पीछे पड़ी हुई सारी किताबें, जिसमें
इस है एक बड़े संकट से गुजर रहा है, और वो संकट ये है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जिसके सामने भारतीय जनता पार्टी ने घुटने टेक दिए हैं सत्ता के लिए, और राहुल गांधी उस आइडियोलॉजी से लड़ रहे हैं। देश में भी वो संसद में अगर कुछ कहते हैं, ये हमारे चिंतामणि जी कह रहे हैं जी, अपमान किया, वो संसद में कुछ कहते हैं तो अपमान नहीं होता। जो चीज उन्होंने यूके में कही, वो भारत जोड़ो यात्रा में 4000 किलोमीटर तक हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही उन्होंने, और वही संसद में कही भाषण में, तब देश का अपमान नहीं हुआ, विदेश में जाके अपमान हो गया। मैं आपको 50 भाषण सुना सकता हूं, अभी यहां कोट कर सकता हूं, तारीखें दे सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने जापान में क्या कहा, सियोल में क्या कहा, बर्लिन में क्या कहा, वेम्बली में क्या कहा, और ह्यूस्टन में क्या कहा, और इस देश के विपक्ष के बारे में क्या कहा। हमको इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। पर मेरा श्रवण जी आपसे सवाल है, आपकी नाराजगी, आपकी तल्खी, आपका गुस्सा सारा समझ में आ रहा है, पर आप तब इतने नाराज हैं जब संघ की शाखाएं 68,000 देश में है, और संघ का फैसला यह है कि उसे अगले 2 साल में से 1 लाख शाखाओं में तब्दील कर देना है। क्या कहते हैं आप? जिस संघ से आपको इतनी नाराजगी है, वो संघ विस्तार के संदर्भ में इतनी बड़ी योजना पे काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के देश में 20 करोड़ सदस्य हैं जी। आप बताइए कि 20 करोड़ सदस्य हैं, हिमाचल प्रदेश की 95% पॉपुलेशन हिंदुओं की है जी। वो 20 करोड़ हिंदुओं की पार्टी 95% हिंदुओं के राज्य में हार जाती है जी। इस देश का नागरिक बहुत समझदार हो गया है। आप क्या बात करते हैं? वो जो परेशानी है जी संघ की, वो ये है कि इस देश के हिंदुओं को समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि उनका धर्म खतरे में है। वो बंगाल में 70% होते हुए भी ममता बनर्जी को क्यों जिता देते हैं? वो इतनी सीटें अखिलेश को कैसे दे देते हैं उत्तर प्रदेश में? वो पंजाब में 40% हिंदू हैं, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को सत्ता में कैसे ले आते हैं? ये परेशानी है संघ की। ये सवाल है श्रवण जी का। मेरे पास उत्तर देने के लिए 2 लोग मौजूद हैं, जितेंद्र तिवारी जी भी और चिंतामणि जी भी हैं। चिंतामणि जी के पास मैं भाजपा के लिहाज से आ जाऊंगा, शायद जितेंद्र तिवारी जी के पास कोई अलग नजरिया हो श्रवण जी के इस गुस्से को शांत करने के संदर्भ में, या श्रवण जी की द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान करने के संदर्भ में। श्रवण जी ने तो मुद्दे रखे, जिम्मेदारी बनती है जितेंद्र जी एक सामाजिक संगठन के प्रतिनिधि होने के नाते कि आप उनकी समाज और देश के संदर्भ में चिंताओं का कोई समाधान दें। मैं समझता हूं श्रवण जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उन्होंने खुद कहा उन्होंने 60 साल से ज्यादा पत्रकारिता की है, पुस्तकें भी बहुत उन्होंने रखी हैं, पर बहुत सारी पुस्तकों पढ़ने से नजरिया बड़ा हो जाए ये कोई जरूरी नहीं होता। अगर आप एक संकुचित सोच लेके चल रहे हैं संघ के बारे में, और आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है संघ से, तो आप इतने हैरान परेशान खुद क्यों हैं? संघ तो कहीं परेशान नहीं। कोई भी इतना बड़ा व्यक्ति कहे कि साहब संघ को इर्रेलीवेंट है, समाज को उससे कोई लेना देना नहीं, समाज पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, संघ क्यों बैठा है, फिर भी आप कहते हैं कि संघ भाजपा हो रही है और भाजपा संघ हो रहा है, और उसके 20 करोड़ कार्यकर्ता आपने गिनाए, मैंने नहीं गिनाए। और अगर ये विश्लेषण का आपका इतने वरिष्ठ और शीर्ष होने के बाद आप कहें कि साहब आप हिमाचल में हार गए तो हिंदुत्व हार गया, अब त्रिपुरा जैसे राज्य में जीत गए तो क्या हो गया, मेघालय में आ गए वो क्या हो गया, नागालैंड में जैसे क्रिश्चियन वाले राज्य में वो आ गए क्या हो गया? अरे कोई राजनीतिक विश्लेषण हो रहा है क्या एक सामाजिक संगठन का? सामाजिक संगठन अपने नजरिए से काम करता है। भारतीय जनता, और आप कहते हैं संघ किसी मामले में क्यों बोलता है? अरे भाई हम समाज का संगठन करते हैं, जो नीचे से ऊपर तक समाज से निकल के आता है उसको ही हम समाज के माध्यम से सबके बीच में रखने का हमारी जिम्मेदारी है। हम उस जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं?
अब आप कहाँ की बात कहाँ, इतने शीर्ष आदमी होके आपको तो ये देखना चाहिए कि संघ समाज के एक भूमिका निभाता है, समाज का जागरण करता है, उनका संगठन करता है, और आज के 90 साल के बाद भी एक भी ऐसा कृत्य उसका नहीं है जिसमें यह कहा जा सके कि संघ ने राष्ट्र विरोधी किसी भी कार्य में कहीं हिस्सा लिया। सारी की सारी उसकी पूरी जो यात्रा है वो समाज सेवा की यात्रा है, समाज को संगठित करने की यात्रा है, और उसमें अगर राजनीतिक तत्व कुछ काम करते हैं तो उनके साथ उनकी विचारधारा अगर जुड़ती है तो उसमें आपत्ति क्या है? उसमें आपत्ति क्या है? जितेंद्र जी ने काफी विस्तार से कह दिया। मैं आऊंगा श्रवण जी के पास, लेकिन उससे पहले चिंतामणि जी का भी मौका है। संघ राजनीतिक विषयों पर क्यों बोलता है? श्रवण जी ने सवाल किया, पर भारतीय जनता पार्टी और संगम में अंतर कैसे करे, ये सवाल हमारे पास है। जी चिंतामणि जी, आप काफी देर से हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जब भी श्रवण जी बोलते हैं आपकी बड़ी दिलचस्पी हो जाती है कि मैं भी कुछ कह लूं, बताइए। मैं श्रवण जी के वक्तव्यों से बहुत प्रभावित होता हूं, और जितना अच्छा विश्लेषण, जितने अच्छी वैचारिक की उनमें होती है, वो मुझे सीखने की बात है। लेकिन यहाँ मैं जवाब देने बैठा हूँ, सबसे पहली बात तो ये कि संघ का प्रभाव जहां है वहां अपराध कम होता है। ये जाकर के खुद टेस्ट कर लिए, जिस मोहल्ले में संघ की शाखा लगती है वहां कोई आपको ऐसा दुराचार करता हुआ नहीं दिखेगा। ये संघ की सामर्थ्य है। आप जो कह रहे हैं ना कि महिलाओं के लिए क्या, इसके लिए क्या, जरा किसी संघ में जहां शाखा लगती हो वहां जाकर के देखो, आपको प्रभाव, और किसी मुस्लिम मोहल्ले में जाकर के देख लेना, वहां प्रभाव दिख जाएगा। दूसरा फिर कहा कि आप जो है एक मिनट, एक जरा, अरे आप मुझे बोल लेने दीजिए। दूसरा, संघ जो है वो व्यक्ति निर्माण करता है, लेकिन हमारे श्रवण जी उससे कानून व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था क्या में के संघ क्या कर रहा है। संघ का काम सरकार चलाना, सत्ता चलाना नहीं है, वो व्यक्ति निर्माण करता है, समाज का संगठन करता है, सामाजिक संगठन है, और आप उससे कानून व्यवस्था की मांग कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था के बारे में आप क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा कह रहे हैं दलित क्या, पिछड़ा वर्ग क्या। मैं खुद दलित बैठा हूं, मैं खुद चिंतामणि, थोड़ा सा बीच में रोक लेता हूं विनम्रता के साथ। संघ का काम सरकार चलाना नहीं है। उदाहरण से गिनाऊं, कब कब संघ के पदाधिकारी बैठते हैं, मुख्यमंत्री और उनकी हाजिरी भरते हैं, दिशा लेते हैं। कब कब संघ के प्रदेश मुख्यालयों में जाके उन राज्यों के मुख्यमंत्री घंटों बैठक में शामिल होकर दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। अभी समालखा में जो बैठक हुई है उसमें जेपी नड्डा जी थे, बहुत अच्छी बात थे, पर खट्टर साहब भी थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, पहुंचे हुए थे। और ऐसे उदाहरण अनगिनत हैं जिसमें सत्ता के प्रमुख संघ के दरवाजे पर जाकर दिशा निर्देश लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, और उसके अनुसार कार्य कैसे किया जाए इस पर विचार करते हैं। ऐतराज आपको इस दावे के संदर्भ में आपत्ति है? नकारेंगे आप इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को नकारूंगा। वहां जब जाता है तो स्वयंसेवक जाता है, आप उसको कहते हैं कि ये जो वो तो भूमिका है, बदलती रहती है। कल संगठन बोला भैया ये काम नहीं करना है, ये करना है, तो भूमिका बदलती रहती है। ये तो ऐसा है जैसे पर्दे पर कोई रोल। हमारा जो मूल स्वभाव है, कोई भी जो संघ का स्वयंसेवक है वो संघ का स्वयंसेवक है, और उसे अपने अधिकारी से चर्चा करने का, उसे मार्गदर्शन लेने का, उनका नजरिया जो भी कुछ है वो समझने का। ये हम स्वयंसेवक है, वो चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, वो स्वयंसेवक है, तो वो कहीं काम करता है और कोई उसको मार्गदर्शन की जरूरत है तो वो जाएगा इसमें। वो चाहे राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई मंत्री हो, इससे कोई फर्क। ये आप देखते हैं क्योंकि आप उसके दूसरी स्वरूप को देखते हैं। वो स्वयंसेवक के तौर पे जाता है, और भारतीय जनता पार्टी को संघ नहीं। चिंतामणि जी पूरे देश को ये बता रहे हैं कि देखो, आप अगर संघ मुख्यालय में किसी भी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को जाते हुए देखें तो उसे मंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर मत देखिए। वो एक संघ का स्वयंसेवक है जो संघ के कार्यालय में गया है, इसी दृष्टि से देखना है। भूल जाइए कि वो प्रधानमंत्री आए हैं, भूल जाइए वो मुख्यमंत्री आए हैं, भूल जाइए वो किसी राज्य के मंत्री आए हैं। ऐसे ही समझाना जाए ना। कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने चिंतामणि जी? दर्शकों को पता रहे ना आपने क्या समझाया है हम लोगों को। दूसरा, संघ चूंकि सामाजिक संगठन है और देश का हित चाहता है, इसलिए तमाम उसके सहकारी संगठन है, समविचारी संगठन है, और समविचारी संगठन को राष्ट्र हित में
थोड़ा ताकत देना, उसको समर्थन देना। तो ये कोई भी संघ खुद राजनीति नहीं है, संघ कोई ऐसा नहीं, संघ केवल व्यक्ति करता है, संघ केवल सामाजिक कार्य करता है, लेकिन उसका स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। स्वयंसेवक को अगर लगता है कि कहीं जाकर के अगर लड़ना भी पड़ा तो वो फौज में जाकर के अपना हथियार भी उठा करके देश के लिए लड़ेगा, लेकिन वो स्वयंसेवक है, उसका काम ये नहीं हो गया। तो ये भूमिका का सवाल है। दूसरा, दृष्टि देना, क्योंकि संघ में समर्पित लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, इस राष्ट्र का हित और भला सोचने वाले लोग हैं, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यवस्था अगर उनसे मार्गदर्शन लेनी है तो इसका तो स्वागत होना चाहिए कि ऐसे लोग। अच्छा, ये और समझा दीजिए चिंतामणि, थोड़े मोटी बुद्धि के लोग हैं हम, आप जैसी महीन बुद्धि नहीं है हमारी। संघ कुछ नहीं करता, स्वयं सेवक सब कुछ करेगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आई, थोड़ा हमें समझा दीजिए कि संघ कुछ नहीं करेगा, स्वयं सेवक सब कुछ करेगा। कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, कांग्रेस का कार्यकर्ता सब कुछ करेगा। भाजपा कुछ नहीं करेगी, भाजपा का कार्यकर्ता सब कुछ करेगा। थोड़ा इसको हम समझना चाहेंगे, थोड़ा समझाइए ना चिंतामणि जी। देखिए, कांग्रेस का सवाल तो चौधरी जी बैठे हैं, वो चौधरी जी बताएंगे कि कांग्रेस क्या करे। इनको तो पता ही नहीं है बेचारे, दिग्विजय सिंह क्या बोलेगा तो वो क्या बोल रहा है, इनका तो कोई अंदर कुछ पता नहीं है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा, किसका क्या दृष्टि है, किसका क्या नजरिया है। राहुल गांधी जी को कौन मार्गदर्शन, संघ भाई कांग्रेस से तो पूछते ही नहीं है राहुल गांधी जी, वो सीधे कम्युनिस्टों से पूछते हैं। पूरा उनका जो वक्तव्य है, पूरा उनका जो सोच है, चिंतन है, वो केवल जो टुकड़े गैंग तय करती है। अभी किसी कांग्रेस के प्रतिबद्ध व्यक्ति से, चौधरी राकेश सिंह जी जैसे सुलझे हुए आदमी से विचार विमर्श करेंगे क्या? उनकी सारी बातें देखिए, वो कन्हैया कुमार को अपना आदर्श मानते हैं। जितेंद्र तिवारी जी, आप देखिए गुरुजी के संदर्भ में क्या कुछ नहीं चौधरी राकेश सिंह जी बोल रहे थे, और चिंतामणि जी जो है उनको विचारवान करार दिए। ये मेरा कहना नहीं है, आपके सामने देखिए, मतलब क्या कुछ नहीं चौधरी राकेश सिंह बोल रहे थे और चिंतामणि जी ने सर्टिफिकेट आपके सामने जारी कर दिया। कुछ कहेंगे आप जितेंद्र जी? चौधरी राकेश जी बिल्कुल विचारवान होंगे, और उसमें हम उनके प्रति, ऐसा नहीं है कि मैंने उनका कोई असम्मान किया है, सम्माननीय है और आप मंत्री हैं, विद्वान हैं। केवल इतना कहा मैंने कि आप जो कोट कर रहे हैं वो थोड़ा गलत है, ठीक संदर्भों में नहीं है, उसको ठीक से पढ़ ले, केवल इतना आग्रह है। संघ के बारे में बायस्ड होकर अगर आप कुछ कहेंगे तो मैं जरूर आपको चुनौती दूंगा, मैं असम्मान नहीं कर रहा हूं आपका, चुनौती दूंगा। मैं चौधरी राकेश सिंह जी, थोड़ा श्रवण जी की बातचीत के संदर्भ में आपसे टिप्पणी चाहता हूं। श्रवण जी ने संघ को सिरे से खारिज कर दिया, बोले किसको जनता है संघ के संदर्भ में, संघ कहां इतना महत्वपूर्ण है। आप इत्तेफाक रखते हैं श्रवण जी के आकलन से? समाज में संघ की वाकई कोई अहमियत नहीं है, संघ क्या कर रहा है इसे जानने में समाज की दिलचस्पी नहीं है। हम बता रहे हैं कि संघ इतना महत्वपूर्ण है, श्रवण जी ने सीधे तौर पर खारिज कर दिया। कौन परवाह करता है संघ की? आप किसके साथ हैं? श्रवण जी का साथ देना चाहेंगे आप? पहले तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि भारतवर्ष के इतने वरिष्ठ पत्रकार को आप इस डिबेट में लाते हैं जी, और इतनी वैचारिक रूप से उनको सुनने का मौका मिलता है जी। ये बात मैं पूरी तरीके से उनके साथ हूँ कि भारतवर्ष के आम नागरिक को इससे क्या लेना देना है कि संघ क्या कर रहा है, महिलाओं को इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, संगठन क्या कर रहा है। भारत के नागरिक को इससे है कि बेरोजगारी कब खत्म होगी, उसकी सरकार क्या कर रही है और किस नीतियों पर चल रही है, भारत देश की स्थिति आर्थिक रूप से सुदृढ़ कब होगी, बेरोजगारी कब खत्म होगी। संघ एक काम कर रहा है, उस पर हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? संघ की चिंता अपनी जगह है। और संघ के बारे में जो मैंने कहा है, जो मैं तथ्यात्मक रूप से कहता हूँ, अब तिवारी जी ने स्वीकार ही कर लिया, वरना मैं वो तारीख भी बता देता हूँ। 14 जुलाई 1946 को गुरु पूर्णिमा के दिन गोलवलकर जी ने ये कहा था कि तिरंगा झंडा जो है ये भगवा स्थान लेगा इसका, ये बोल चुके हैं। और ये मैं आपको कह दूं कि 1947 नवंबर 1947 में, हाँ तिवारी जी सुन लें, उन्होंने ये व्याख्या करते हुए कहा था कि ये कुत्ते बिल्लियों को अधिकार देने जैसे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने जो बातें कही वो अपनी जगह तो मेरी तो अभी भी आपत्ति है चौधरी राकेश सिंह जी, आप 1947 को उल्लेख कर रहे हैं। 1947 में तो इस देश का संविधान अस्तित्व में ही नहीं आया। इस देश के संविधान के संदर्भ में आप तो स्वयं कानून के ज्ञाता है, क्वालिफाइड आदमी है। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने इस देश के संविधान को तैयार किया। 26 जनवरी 1950 इस देश में संविधान लागू हुआ। आप फिर से तारीखें 1946 1947 की बता रहे हैं, उस समय इस देश में कोई संविधान अस्तित्व में नहीं था, एक बहुत स्पष्ट तौर पर। बहरहाल हम वर्तमान संदर्भ में रहते हैं, आपके ज्ञान आपके दावे की परीक्षा करने का विषय नहीं है। विषय केवल इतना था, आपने कहा कि मैं श्रवण जी के साथ हूं, तो फिर जाके परेशान क्यों रहते हैं? ये भाजपा से हम मुकाबला इसलिए नहीं कर पाते हैं कि संघ की ताकत उसके पीछे रहती है,
ये आपके ही कांग्रेस के तमाम नेता बोलते हैं। और आज श्रवण जी ने थोड़ी सी आवाज में हुंकार क्या भरी, आपने तो अपने सारे नेताओं के दावों से अपने आप को हटा लिया और कह दिया हाँ संघ की कोई अहमियत नहीं। तो मानते हैं आप संघ की इस देश में वाकई कोई अहमियत नहीं है? सच है ये? आम नागरिक को संघ से कोई लेना देना नहीं। संघ अपने विचारों को जनता पर थोपना चाहता है जी, जिसमें वो 75 वर्ष में वो कुछ हद तक सफल हो गया है जी। अपनी संस्कृति, अपने मेले, अपने विचारों को हिंदुत्व पर थोपना चाहता है, सनातनियों पर थोपना चाहता है। हमारा धर्म सनातन है, हम कृष्ण को मानने वाले, राम को मानने वाले, मूर्ति पूजक हैं। हम संघ और आरएसएस को मानने वाले नहीं है। जहां पर हमारा भगवान होगा हम उसको मानने वाले। जहां तक आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, उनका विचार है वो अपनी परंपरा को भारत के नागरिकों पर थोपना चाहते हैं। वो हिटलर की विचारधारा को हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। तो इसमें हमारी आपत्ति है। मैं अब आखिरी बातचीत के लिए एक बार फिर श्रवण जी के पास आना चाहता हूँ। श्रवण जी कहते हैं किसको परवाह है संघ के संदर्भ में, पर डॉक्टर मनमोहन वैद्य साहब, श्रवण जी सहसर कार्यवाह की भूमिका में है। उन्होंने बताया कि 2017 से 2022 तक संघ से जुड़ने को लेकर ऑनलाइन 7,25,000 लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है, जुड़ना चाहते हैं। यानी हर साल 1,20,000 लोगों ने संघ से जुड़ने में रुचि जताई है। 70% युवा संघ के माध्यम से समाज में योगदान देना चाहते हैं। क्या कहते हैं आप? मैं केवल दो चीजें कहता हूं हिमांशु जी। एक तो चूंकि मेरे बोलने के कारण आपने मेरे पे कई आरोप लगा दिए कि बहुत नाराज हूं, गुस्सा हूं, तो मैं अपनी आवाज भी धीमे कर लेता हूं। मैं कोई नाराज नहीं हूं और मैं कोई गुस्सा नहीं हूं जी, है ना। दूसरा ये कि आप 3 राज्य जो है नॉर्थ ईस्ट के, उस पर एक बहस रखी है जी अलग से, क्योंकि वो हमारे जो साथी हैं जितेंद्र तिवारी जी, वो अभी 3 राज्यों की बात कर रहे थे। तो मैं उन राज्यों के बारे में वस्तु स्थिति बता दूंगा जी कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कितनी सीटें थी और कितना वोट शेयर था जी, और अब इस बार कितनी सीटें रह गई और कितना वोट शेयर रहा जी। नागालैंड और मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है ये बता दूंगा। और जो क्रिश्चियंस मैदानी इलाकों में, मैं कह नहीं रहा हूं किनके आक्रमण का शिकार होते हैं और नहीं होते हैं, उन लोगों के समर्थन से किस तरह से मेघालय और त्रिपुरा में, मेघालय और नागालैंड में सरकारें बनाई गई है और भारतीय जनता पार्टी की वहां कितनी सीटें हैं, मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। ये कोई फोरम नहीं है कि हम इस चीज को यहां डिस्कस करें और जबरदस्ती बदमजगी पैदा करें जी। क्या, तो इसलिए मैं तिवारी जी का पूरा सम्मान करते हुए इस विषय को अगली किसी डिबेट के लिए छोड़ता हूं जी। अब रही बात ये, जो मेरा कथन है कि आम नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। आम नागरिक का इसलिए लेना देना नहीं है, जो आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा कि 7 लाख पेंडिंग है जी। आपको एक आंकड़ा पता है हिमांशु जी कि देश से प्रतिदिन कितने विमान भर के लोग भारत की नागरिकता छोड़ रहे हैं? प्रतिदिन कह रहा हूं मैं जी। आप जरा गूगल करिए जी, आपको पता चलेगा कि देश के कितने नागरिक प्रतिदिन या साल में भारत की नागरिकता छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता स्वीकार कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा हिमांशु जी, 650-700 लोग रोज, मतलब सैटरडे संडे भी मिला रहा हूं उसमें जी, 2 विमान भर के। ये किस संघ के लिए और किस भाजपा के लिए और किस देश की हुकूमत के लिए गर्व की बात है जी। आप कह रहे हैं 7 लाख लोग, 140 करोड़ के देश में 7 लाख लोग। हिमांशु जी आपको भी यार थोड़ा आंकड़ा ठीक करना चाहिए। अब मैं क्या करूं, मनमोहन वैद्य जी ने ये आंकड़ा दिया, मैं उनके स्टेटमेंट को बदल दूं? सर आप मेरे से ये अपेक्षा कर रहे हैं? अब हमारे पुरोधा रहे हैं,
जो उन्होंने कहा मैंने तो वो प्रस्तुत किया है। श्रवण जी, 2-2.5 लाख लोग साल के जा रहे हैं, और मैं आपको यहाँ टाइम नहीं है जी, मैं आपको अगर आंकड़े दूं 2011 के, 2014 के, 2023 के, तो आपको आश्चर्य होगा ये क्यों हो रहा है। मैं आपको अगर आंकड़े दूं कि कितने करोड़पति 2014 के बाद से इस देश को छोड़कर गए हैं, आपकी आंखें खुल जाएगी। तो मैं जो कह रहा हूं आपसे, मेरी चिंता इस देश की दूसरी समस्याओं को लेकर है। जी, मेरी चिंता संघ को लेकर यह है कि संघ के कारण अगर इस सरकार पर इतना दबाव पड़ जाए कि देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, वो हिंदू, मुसलमान और ईसाई और सिख, एक ऐसे माहौल में रह सके कि जहां सबको सुरक्षा का माहौल हो और हिंदू राष्ट्र की बात खत्म हो जाए इस देश से। अगर समालखा का डिक्लेरेशन ये कहे कि इस समालखा में जो प्रतिनिधि सभा है वो अपने हिंदू राष्ट्र की जो मांग है या कल्पना है उसको खारिज करती है, उसको वापस लेती है, तो अद्भुत काम हो जाएगा इस देश का हर एक नागरिक। तो श्रवण जी ने अपनी मंशा बता दी, भाई हिंदू राष्ट्र की मांग के संदर्भ में खारिज कर दें, तो फिर संघ रह ही क्यों जाएगा। संघ तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ ही कार्य कर रहा है, और वो हिंदू के संदर्भ में इस परिभाषा को भी जो देश की सर्वोच्च अदालत ने जीवन पद्धति के रूप में व्यक्त किया, उसे अपनी ढाल के तौर पर प्रस्तुत किए हुए है। कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है, श्रवण जी लाख इंकार करें, इस संघ में आम आदमी की कोई दिलचस्पी नहीं है, पर संघ पिछले कुछ समय में इस देश में चर्चा का केंद्र बिंदु तो है। अब चाहकर हो ना चाहकर हो, पर संघ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये जानने में एक बड़े वर्ग की दिलचस्पी रहती है। लेकिन जिस समरसता के संदर्भ में दावा संघ के द्वारा किया जाता है, वो समरसता में क्या 20 करोड़ मुसलमान शामिल हैं, ये सवाल बना रहता है। इस सवाल का उत्तर मिलता नहीं है, दावा जैसे भी हो। और चिंतामणि जी अपनी टिप्पणियों के माध्यम से उन 20 करोड़ लोगों को अलग खड़ा कर ही देते हैं, ये साफ दिखाई देता है। चिंता इसी बात को लेकर है कि संघ के कहने और करने के संदर्भ में अंतर को लेकर अभी भी द्वंद्व बना रहता है, चाहे वो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में हो, चाहे इस देश को पुनः वैभव के परम शिखर पर ले जाने के संदर्भ में हो। गोलवलकर जी की बातों में, हेडगेवार जी की बातों में और अब मोहन भागवत जी की बातों में अंतर इतना दिखाई देता है कि समझ में नहीं आता है किसके साथ खड़ा हुआ जाए, कहां खड़ा हुआ जाए। इनके उत्तर तो अब संघ को ही देने होंगे। जितेंद्र तिवारी जी की जिम्मेदारी ज्यादा बच जाती है। उन जैसे सुधी लोगों को चाहिए कि देश में स्पष्टता लाए, ताकि लोग इस अंतर के संदर्भ में समझ पाए कि गुरुजी जो चाहते थे, क्या भागवत जी भी वही चाहते हैं, या गुरुजी उस समय जो चाहते थे भागवत जी अब ये चाहते हैं। इस अंतर को समझाने की देश को जरूरत है। क्या संघ ये कार्य करेगा, जानने में दिलचस्पी रहेगी। हाँ, सभी मेहमानों को धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जो भी हो, संघ की सफलताएं चौंकाने वाली है, संघ का विस्तार चौंकाने वाला है। 68,000 से अब 1 लाख शाखाओं तक पहुंचने का दावा संघ ने किया है, संकल्प लिया है। तो उसी संघ को समर्पित हमारा आज का शेर कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, कि हुजूम देख के रास्ता नहीं बदलते हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हम। हजार जेरे कदम रास्ता हो खारों का, जो जल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हैं हम। अब्दुल हमीद ने क्या कमाल की बात कही थी। क्या संघ इस विचार के साथ है? जानने में दिलचस्पी है, समय इसका उत्तर देगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ बढ़ा।